हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। मेरा नाम है स्वदीप और हम इस अपनी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम 9वां टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे दो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2007 के पीवाईक्यू की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। तो आपका आंसर है बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसका निर्माण अंग्रेजों ने सबसे पहले किया था और इसका निर्माण किया था 1644 में। 1644 में इसका निर्माण किया था। कहां पे? मद्रास में। मद्रास में इन्होंने सबसे पहले इसका निर्माण किया था। और ये जो जगह है, फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर मद्रास में प्राप्त की थी। बाद में यहीं पे ये किले का निर्माण किया था। अगर यहाँ पे ये ब्रिटिश शब्द नहीं होता, ठीक है, निम्नलिखित किलों में से सबसे पहले निर्माण किसका किया गया, तब आपका आंसर हो जाता फोर्ट सेंट एंजेलो। फोर्ट सेंट एंजेलो, इसका निर्माण पुर्तगालियों ने किया था और ये आपका फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा के टाइम पर बना था। तो अल्मेड़ा का जो टाइम पीरियड है वो 509 से लेके 505 से लेके 509 है। ठीक है, तो इतने इस टाइम में बना था, तो लगभग 1500, सॉरी। तो ये एंजेलो ये सबसे पुराना है इनमें से। ठीक है, फोर्ट विलियम जो है ये बंगाल में बना था, फोर्ट विलियम, और ये 1700 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। और सेंट डेविड जो है ये पहले मराठा एम्पायर की संपत्ति थी। बाद में मराठों ने इसको 1690 में इसे अंग्रेजों को बेच दिया था। ठीक है, अंग्रेजों को। किन्होंने? मराठों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। दूसरा है, विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, ये तो हमें रट्टा रखा है, रटा हुआ है, विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो आपका कौन से हो जाएंगे? एक तो आपके पास बी सही होगा और आपका सी सही होगा। ठीक है, एक इसमें नहीं होगा, ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। अब बी और सी में से आपका आंसर आएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये आपका गलत है। रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और सुन लो। रॉबर्ट बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे 1773 के एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1773, सॉरी चार्टर नहीं, रेगुलेटिंग। और विलियम बेंटिंग जो थे चार्टर एक्ट 1800 जो है 33, इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बने थे। चलिए, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? ठीक है, व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। तो कौन थे? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इनमें से कौन है? इनमें सबसे बाद में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में, वास्को डी गामा के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आए थे डच। डच कब आए थे? डच आए थे 1605 में। फिर आए थे अंग्रेज। अंग्रेज आए थे 1608 में। और फ्रांसीसी आए थे 1664 में। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ब्रिटिश कुशासन ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक रियासत के शासक को हटा दिया गया था? ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर किसको हटाया था? तो ये है अवध। अवध को जो है कुशासन के आधार पर हटाया था। झांसी, नागपुर, सतारा, ये जो है उत्तरदायित्व, जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसके तहत इनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो वाजिद अली शाह जो कि उस समय अवध के नवाब थे, इनको वहां से पद पर से हटा दिया था। झांसी, नागपुर, सतारा के अलावा संभलपुर, अच्छा मैं यहाँ पर इनकी ईयर भी लिख देता हूं, संभलपुर, फिर बघाट, ठीक है, उदयपुर,
उदयपुर हो गया, जैतपुर, जैतपुर। तो ये सबको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प नीति के द्वारा शामिल किया गया था उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। कब किसको शामिल किया गया था? जैसे एमपीपीएससी ने शायद अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले हड़प नीति के अंतर्गत शामिल किया गया था, यानी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। तो सबसे पहले सतारा को शामिल किया गया था 1848 में। फिर उसके बाद अगला था जैतपुर। जैतपुर जो है इसको किया था 1849 में। जैतपुर के बाद फिर आया था बघाट। बघाट इसको किया था 1850 में। फिर उदयपुर, उदयपुर कहाँ गया? हाँ, उदयपुर, उदयपुर को किया था 1852 में। और फिर उसके बाद हाँ 52 में। फिर झांसी, ये 53 में। फिर आता है नागपुर, इसको किया था 1854 में। ठीक, और उसके बाद संभलपुर, संबलपुर को किया था ये 1849 है। ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया। जैतपुर और संबलपुर ये दोनों 1849 में, लेकिन जैतपुर पहले गया था, फिर संबलपुर को शामिल किया था। तो ये इनकी सारी डेट्स हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नाम का एक न्यूज़पेपर शामिल जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसकी भाषा थी बांग्ला। बांग्ला इसकी भाषा थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, ये सारी इन्होंने लिखी हुई हैं। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल नाम के 2 अखबारों को निकाला था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करें, मिरातुल नहीं, राजा राम मोहन की बात कर रहे हैं, मिरातुल और संवाद कौमुदी, संवाद कॉमेडी। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करें तो इन्होंने निकाला था द बंगाली। द बंगाली इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो सीधी सी बात है, चंपारण। चंपारण में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1917 में। ठीक है, चंपारण। यहाँ पे तिनकठिया प्रथा थी, और तिनकठिया प्रथा से जो किसान वगैरह परेशान थे उनके विरुद्ध यहाँ पे सत्याग्रह किया गया था। राजकुमार शुक्ल जो थे उनके निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था? तो था रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट जो 1919 में आया था, इसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में भी क्या हुआ था कि जो 2 लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको भाषण देने से रोका गया था, और इस वजह से इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और इसी के विरोध में वहां पे विरोध में एक मीटिंग चल रही थी। ठीक, तो वहां पे जनरल डायर गए, वहां पे इन्होंने गोलीबारी चालू कर दी। वर्नाकुलर एक्ट की अगर हम बात करें तो ये लिटन के टाइम पे 1878 में आया था, लिटन। ठीक है, और इसमें क्या किया था, जो भारतीय भाषाएं थी, भारतीय भाषाओं में जो भी न्यूज़पेपर थे, और जो खासकर जिनका जो कंटेंट होता था वो ब्रिटिश के विरोध में होता था, यानी कि ब्रिटिश शासन के विरोध में जो भी कंटेंट होता था उनको जो है प्रतिबंधित करना था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट अगर इसकी बात करें तो ये 1927 में आया था, 1927 में। और इसमें क्या था, नागरिक स्वतंत्रता की कटौती करने की बात करी जा रही थी। और इसी एक्ट के टाइम पर भगत सिंह, इसको ध्यान रख लेना, कहीं हो सकता है पूछ ले, 1927 में इसी एक्ट के टाइम पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त
इन्होंने संसद में बम फेंका था। बम फेंका था, ठीक है। और आर्म्स एक एक्ट की बात करें तो ये 1878 में आया था, और इसमें यह था कि बिना लाइसेंस के हथियार रखने के लिए मना किया था। बिना लाइसेंस के हथियार की मनाही, ठीक है, मना किया था। अगला है, बेबिल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण क्या था? बेबिल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो बेबिल योजना में, ये कब आई थी बेबिल योजना? तो बेबिल योजना जो आपकी आई थी, ये आई थी 1943 में, ठीक है, 1943 में। ये 1943 में बेबिल जो वायसराय बन के आए थे, उसी टाइम पे ये योजना आई थी। तो इनका था कि जो है भारत में योजना के अंतर्गत सीधा सीधे व्यवस्था नहीं की गई थी इसकी। तो किया क्या था कि इन्होंने बोला था कि कमांडर, यानी कि जो भी कमांडिंग होगा, कमांड मतलब इनकी कार्यकारी जो परिषद होगी उसमें सारे सदस्य जो भारतीय होंगे, लेकिन जो कमांडिंग ऑफिसर है यानी कि जो वायसराय है वो जो है अंग्रेज होंगे, ठीक है, ब्रिटिश होंगे, बाकी सभी सदस्य होंगे। तो इस बात को एग्री करते हुए देसाई लियाकत, देसाई लियाकत जो है ये फॉर्मूला हुआ था, फॉर्मूला। और इसके अंतर्गत बात करी थी कि भाई जो भी होंगे आधे आधे होंगे हिंदू और आधे होंगे मुस्लिम, आधे मुस्लिम होंगे। तो इसकी बात करी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा है, कारण क्या था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का जो बंटवारा है उसको बच जाता। तो ये गलत है, क्योंकि बेबिल का ये कोई विचार नहीं था कि भारत का बंटवारा बचे। उनका विचार ये था कि कैसे भी करके ये जो विभाजन की बात चल रही है ना, ये टल जाए आगे कहीं पे, ठीक है। विभाजन रोकना नहीं था, उसको टालना था, ताकि जो विश्व युद्ध की वजह से उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मतलब ये जो आंदोलन चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं डिले हो जाए और हमें भारत को छोड़ना ना पड़े, स्वतंत्रता की बात ना हो। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, ये किताब किसने लिखी है? तो ये पीपी मेनन ने ये किताब लिखी थी। और ये किताब जो था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये सचिव थे। और इस किताब में उन्होंने भारत के एकीकरण से संबंधित जो भी कार्य किया गया था, उस समय क्या स्थितियां थी, चुनौतियां आई थी, उसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा हुआ था। तो भारत के एकीकरण से संबंधित इसमें अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक संबद्ध था? उदयगिरी, रायपुर, पोंचमपल्ली और वेंकटगिरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोंचमपल्ली। पोंचमपल्ली जो है, ये जो है वो जगह है जहां पे विनोबा भावे को पहला भूदान मिला था, पहला भूदान इन्हें मिला था पोंचमपल्ली में, ठीक है, इसलिए ये बहुत खास जगह है। और ये कब मिला था? ये मिला था 1951 में, ठीक। निम्नलिखित में से बहु बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है, बहु विवाह नाम की जो पुस्तक है ये लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक। और राजा राम मोहन राय की पुस्तकें जो हैं आपको पता ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पता ही है, इसलिए मैं ज्यादा इसको आगे बढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला देश को उसके स्वतंत्रता संग्राम के में प्रोत्साहित किया था, और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो सीधी सी बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा था आमार सोनार बांग्ला, जिसे बाद में, अब ये गीत जो है आमार सोनार बांग्ला, ये वैसे लिखा था जो बंगाल विभाजन हुआ था उस वक्त, उसके परपक्ष में लिखा था, बंगाल विभाजन के समय इसको लिखा गया था, ठीक है। बाद में इसी
आमार सोनार बांग्ला की 10 पंक्तियों को बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनाया था। और ठीक है, रजनीकांत सेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इन्होंने कुछ रचनाएं हैं इनकी, कल्याणी, अमृता इनकी आदि रचनाएं। द्विजेंद्र लाल रॉय, इन्होंने भी कुछ रचनाएं, ये भी एक लेखक हैं और इनकी रचनाएं हैं द्विजेंद्र नीति, गीति, मेवाड़ पतन, शाहजहां, चंद्रगुप्त। मुकुंद दास ये विख्यात नाटककार हैं, इन्होंने मातृ पूजा, वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, नवशक्ति, प्रवासी, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी पदावधि में, यहां ध्यान रखना, किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वैसे तो सीधा आंसर इसमें आ जाएगा रिपन। ठीक है, ये सब कार्य सारे कार्य रिपन के समय पे हुए थे। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है ये रिपन के समय पे आया था 1881 में, पहला फैक्ट्री अधिनियम या कारखाना अधिनियम। ठीक है, ये आया था 1881 में। साथ में ही अगर इसमें दूसरी चीज दी है स्थानीय स्वशासन, तो ये भी रिपन के समय पे ही आया था। तो इस हिसाब से ये जो है रिपन, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, महिलाओं। तो पहला कारखाना अधिनियम था, इसमें महिलाओं के बारे में बात नहीं करी गई थी। ये आया था 1891 में, जो अधिनियम आया था दूसरा वाला, द्वितीय कारखाना अधिनियम। ठीक है, द्वितीय कारखाना अधिनियम में महिलाओं की घंटे कम किए गए थे और उन्हें कुछ छूट वगैरह दी गई थी। तो ये है, और ये आया था किसके टाइम पे, उस टाइम पे वायसराय थे लैंसडाउन। लैंसडाउन जो थे कौन थे, वायसराय भारत के। ठीक है, तो ये हैं आपके टोटल, ये 2007 में जो पूछे गए पीवाईक्यू थे हिस्ट्री के, 2007 में 13 क्वेश्चन ही आए थे। तो ये पूरे 13 क्वेश्चन है, और कल हम मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आप लोग तब तक वेट करिएगा, मैं जल्द ही इन क्वेश्चंस के नंबर कम, मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, फिर हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर, कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा मेल आईडी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।